हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि लोन अकाउंटिंग एंड इंटरेस्ट जो पेमेंट होते हैं विद ईएमआई, तो उसका अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो उसमें एक ही बहुत बार अकाउंटेंट लोगों को जो ये दिक्कतें आती है कि जब भी लोन लेते हम तो उसका अंडर ग्रुप क्या देने का, कितना अमाउंट से हमें यहाँ पे लोन का इंक्रीज करने का है, और उसका ये ईएमआई का इंटरेस्ट एक पार्ट होता है और प्रिंसिपल पार्ट होता है। वो दोनों मिला के जो ईएमआई का अमाउंट है जो हमारे बैंक से डिडक्ट हो जाता है, तो उसका जो एंट्री है हम हमारे टैली में कैसे करने वाले विथ फिगर जो है, नंबर है, उसके साथ हम ये जो सेशन है वो हम करने वाले। तो उसके साथ देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो रेड सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले जो भी इंटरेस्टिंग टैली एंड अकाउंट रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करो। चलो चलते हैं, फिर आज का सेशन है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोन अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। यस, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम में ये ओपन करना पड़ेगा। तो उसमें कि आपके जिस कंपनी से या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से आपने लोन लिया है, उसके लेजर से वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे कि हम जो लोन लेने वाले हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक से हम लोन लेने वाले। तो सबसे पहले हमारा जो एचडीएफसी बैंक का जो लोन है अकाउंट, वो हम यहाँ पे शुरू करने के लिए लेजर से वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो लेजर है क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्रिएट करके ये ऑप्शन है, तो क्रिएट करके ऑप्शन से उसको एंटर करो सिलेक्ट करके, और लेजर को आपको सिलेक्ट करके एंटर करने का, हमें नया लेजर से वो क्रिएट करने का है। नया लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नई जो एक विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। नई विंडो है यहाँ पे ओपन होते हैं। यहाँ पे कि लेजर क्रिएशन की जो विंडो है यहाँ पे तुरंत ओपन हो जाती है। तो ऐसे ही जो विंडो है उसको आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे लेंगे कि लोन एचडीएफसी बैंक, लोन एचडीएफसी बैंक करके देंगे। उसके लिए जो अंडर ग्रुप है लोन्स एंड लाइबिलिटी, ये जो रहेगा कि अनसिक्योर्ड लोन है, तो इसके लिए हम उसको अनसिक्योर्ड लोन कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अगर आपने कुछ सिक्योरिटी या कोलेटरल कुछ दिया है तो सिक्योर्ड लोन में जाएगा, और कुछ सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं दिया है तो उसके लिए आपको वो अनसिक्योर्ड लोन करके करते हैं। तो हमने कुछ भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी है तो वो आ जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड लोन में। नीचे आता है कि टैक्स एंड ड्यूटी, लोन के लिए टैक्स एंड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती, नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लेजर है एड्रेस है, अगर है तो आप यहाँ पे जो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेंगे। यहाँ पे स्टेट है महाराष्ट्र हमने किया है, पिन कोड है वो भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बैंकिंग डिटेल है, प्रोवाइड बैंक डिटेल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टैक्स जो डिटेल इंफॉर्मेशन है जीएसटी का, वो भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम जो है एंटर करके, ये जो लोन के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं, हम नया लोन ले रहे हैं तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये जो लेजर से यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो लोन है का लेजर है ये क्रिएट हो गए। तो उसके साथ जब भी हम लोन लेते हैं तो उस समय हमें अगले महीने से ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है। जब भी हम ईएमआई पेमेंट करेंगे तो उसके साथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल भी हमें पे करना पड़ता है। तो हम चलो देखते हैं कि इंटरेस्ट का जो लेजर से वो कैसे बनाते हैं।
तो इसी लेजर के क्रिएशन वाला जो विंडो है उसी में हम इंटरेस्ट का लेजर है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे होता है INTEREST ऑन HDFC बैंक लोन, ऐसे करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप है वो आ जाएगा इसमें फाइनेंस कॉस्ट के अगेंस्ट। फाइनेंस कॉस्ट है, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर एक ग्रुप किया है फाइनेंस कॉस्ट। जो भी इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस और कोई सीसी का इंटरेस्ट या ओडी का इंटरेस्ट, जो भी बैंक रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, फाइनेंस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, तो वो जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हमने ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट करके ग्रुप है वो हमने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किया है। तो उसके लिए आपको नया ग्रुप करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस डिटेल है, उसका ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये दो लेजर से ये हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके साथ ही तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि हम जब भी लोन लेते हैं तो उसका बाइफर्केशन क्या होता है। चलो देखते हैं कि एक्सेल शीट में हमने HDFC बैंक से जो लोन अमाउंट है वो हम लेंगे। तो एक्सेल में हम देखेंगे हम लेने वाले 20 लाख रुपीज लोन, 20 लाख रुपीज जो लोन है हम यहाँ पे लेने वाले। तो यहाँ पे लिख दिया है कि 20 लाख रुपीज लोन लेने वाले एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होने वाला है 10% से लोन लेने वाले पर एनम। और टेन्योर रहने वाला है कि उसका 10 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए जो टेन्योर है वो यहाँ पे हम रखने वाले हैं। जो टेन्योर है वो 10 ईयर का रहने वाला है, 10 पीरियड 10 साल का है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोन में बैंक से लोन लेते हैं तो लोन अमाउंट है वो तो 20,000 रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ है, वो यहाँ पे हमने ली। तो उसमें क्या है कि पूरा 20 लाख टू 20 लाख जो है अमाउंट वो हमारे करंट अकाउंट में आ नहीं जाती। उसमें जो कुछ अमाउंट है बैंक के एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, कुछ लीगल चार्जेस है वो डिडक्ट कर ली थी। तो उसके लिए हमें भी पता होना चाहिए कि जब डिडक्ट कुछ भी अमाउंट करके जो बैलेंस अमाउंट है हमें ट्रांसफर करते हैं, तो जो भी डिडक्ट किए हुए प्रोसेसिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, लीगल चार्जेस हैं, उसका भी अकाउंटिंग हमें करना पड़ता है। तो उसको क्या करेंगे, तो ये उसका बाइफर्केशन हम पहले कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं कि 1% या 0.5% होता है, इनको हम यहाँ पे 0.5% है वो प्रोसेसिंग चार्जेस है यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने प्रोसेसिंग चार्जेस है 0.5% है वो होता है। बाद में एक ही स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस किया है। और अदर चार्जेस वहाँ पे आया कि 1,000 रुपीज़। ऐसे करके ये सब डिडक्शन से वो आए यहाँ पे अमाउंट में से। ये जो अमाउंट है पूरे लेस होके हमारे बैंक में जो क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपीज़ है, एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्शन करेगा, गवर्नमेंट का कुछ स्टैम्प ड्यूटी है वो करेगा, और हैंडलिंग चार्जेस है वो यहाँ पे ले लेते हैं।
तो ऐसा करके नेट अमाउंट है क्रेडिट जो होता है वो इतना ही होता है कि 19,87,000 रुपये। ये जो 13,000 रुपये वो जो है वो डिडक्ट हुआ है और बैलेंस अमाउंट है 19,87,000 वो हमारे बैंक में क्रेडिट होने वाला है। तो अगर इतना होने वाला है तो हम उसको टैली में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, चलो देखते हैं कि यहाँ पे जाएंगे हम टैली में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो प्रोसेसिंग फीस है एंड अदर चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस, ये जो चार्जेस है इसका भी लेजर हमें करना पड़ेगा क्रिएट। तो यहाँ पे होंगे कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा और इसको मैं डायरेक्टली कंट्रोल एयर करके लेजर से वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी वो भी हम फाइनेंस कॉस्ट में लेते हैं, रिलेटेड टू फाइनेंस कॉस्ट है, इसी के लिए ऐसे करके हमने सभी जो लेजर से वो यहाँ पे हमने पहले क्रिएट किए। अकाउंटिंग करने के पहले सबसे पहले हमें हमारे टैली प्राइम में जो लेजर से वो होना ज़्यादा जरूरी है। जब तक लेजर नहीं है तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने हमारे जो लेजर से वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए। तो चलो देखते हैं कि हम उसका जो लोन अमाउंट का एंट्री कैसे करते हैं। लोन अमाउंट जब भी हम लेंगे तो उस समय हमारे बैंक में क्रेडिट अमाउंट हो जाता है, मीन्स पैसा आ जाता है। तो वाउचर एंट्री में जाके हमें क्या करने का है, जो रिसीट का एंट्री है वो करने का। रिसीट का एंट्री के लिए हम F6 जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं। F6 ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और उसका वाउचर एंटर करेंगे। वाउचर एंटर में आता है कि बैंक रिसीट, जो कैश रिसीट एंड जनरल रिसीट। तो हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो वाउचर टाइप है वो क्रिएट किए, तो बैंक रिसीट है तो उसका एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। तो बैंक रिसीट को मैं एंट्री कर देता हूँ और जो पैसे वो कौन से बैंक से आए, किसके पास से आए, तो आए हमें लोन HDFC बैंक। जो लोन है HDFC बैंक से आए तो हम यहाँ पे HDFC बैंक को जो क्रेडिट कर लूँगा। और जो उन्होंने क्या किया है दोस्तों, पूरा अमाउंट है 20 लाख रुपीज़ का लोन हमें दे दिया है। तो 20 लाख रुपए का लोन अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे मैं 20 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पे अमाउंट है एंटर करूँगा। उसके बाद में आता है कि डेबिट क्या हुआ है। डेबिट है, ऑब्वियसली हमें जो डेबिट है तो डेबिट करना पड़ेगा हमारे बैंक अकाउंट में। जो बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ है ये हम यहाँ पे एंटर करेंगे 19,87,000। तो यहाँ पे आता है कि क्रेडिट आएगा हमारा SBI बैंक। हमारा जो ऑलरेडी SBI बैंक है वो करंट अकाउंट है, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आएगा 19,87,000 ये अमाउंट है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुई है, जमा हुई है। तो आता है कि ई फंड ट्रांसफ़र से ये अमाउंट आए, इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं आएगा। और जो क्रेडिट हुआ है उसके लिए हम जो डेट देंगे, हम डेट देने वाले हैं फरवरी मंथ में। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं और ऐसे हम इसका एंट्री करने वाले हैं कि हमें 2 फरवरी 2021 को हमें जो है लोन है हमने लिया है। तो लोन लेने के बाद हमारा जो भी प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। तो प्रोसेसिंग फीस जो डिडक्ट हो गए हैं, तो दोस्तों उस समय के 2 चार्जेस आपके डिडक्ट, 3 प्रकार के चार्जेस हो, प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस।
तो आप ये जो 10,000 प्लस 1,000 है, 11,000 है, एक ही प्रोसेसिंग चार्जेस में भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि 11,000 एज प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक ने जो है डेबिट किए, और बैलेंस अमाउंट है स्टैम्प ड्यूटी करके यहाँ पे 2,000 रुपीज़ डिडक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट है 19,000 87,000 वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट है। तो ऐसे करके जो अमाउंट के साथ हम एंट्री करेंगे, और यहाँ पे नैर्सिंग बीइंग लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक, करेक्ट। तो HDFC बैंक से हमने लोन लिया है तो उसको हम एंट्री कर देंगे। तो एंट्री करने के बाद जो इम्पैक्ट है हमारे लोन अकाउंट में आए हैं, तो देखते हैं कि उसका जो भी इफेक्ट है वो क्या होगा कि DAL टाइप करके गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको DAL टाइप करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर से वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ लेजर से यहाँ पे हमें दिखाई देती है, जो भी लेजर का हमें अकाउंट चेक करने का है, लेजर चेक करने का है, तो DAL करके लिस्ट ऑफ लेजर हमारे सामने आ जाते। तो उसके लिए हमें क्या करने का है, तो हम पहले देखेंगे हमारा SBI बैंक में अमाउंट जमा होता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 फरवरी को हमारे अकाउंट में पैसे आए 19,87,000, पूरा अमाउंट इसका 5% ये है, और यहाँ पे हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। जो पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था फरवरी मंथ में 61,146, उसमें करंट टोटल है, करंट मीन्स फरवरी मंथ की जो टोटल है वो 87,000 ऐड होके जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस है हमारे बैंक में ये हुआ है 20,48,164। इस प्रकार से जो हमारे बैंक में का बैलेंस है वो यहाँ पे बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो बैंक में तो इफेक्ट आया है। दूसरा इफेक्ट जाने वाला हमारे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो लोन अकाउंट है उसमें जाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से जाते हैं कि बैलेंस शीट में एंटर करने के बाद लोन्स एंड लाइबिलिटी ग्रुप है उसमें एंटर करते हैं। उसके बाद में आता है कि अनसिक्योर्ड लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन है वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ पे कि 20 लाख रुपीज अमाउंट है वो बैंक ने दे दी है। तो देने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम जो अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पे था कि HDFC बैंक से जो लोन अमाउंट है वो दिखाई दे रही है, और फरवरी मंथ को हमने लोन लिया है, और यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। इस प्रकार से हमें इसको हमारे जो अमाउंट है उसका इम्पैक्ट बराबर पर्टिकुलर जो भी अकाउंट है यहाँ पे आए। उसके साथ है दूसरा इम्पैक्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चेक करते हैं कि P&L में जाके और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, जो बैंक में फाइनेंस कॉस्ट है इस ग्रुप में ये जो अमाउंट है ये सभी अमाउंट है यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है, और यहाँ पे आए हमारे स्टैम्प ड्यूटी। ये जो बैंक इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी अप्रैल महीने में दूसरी एंट्री की, तो ये 2 एंट्रीज हमारे फरवरी मंथ के 11,000 के प्रोसेसिंग चार्जेस और जो 2,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी। इस प्रकार से हमारा जो लोन जो है वो हमारे बुक्स में दिख रहा है। तो एक बार लोन लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा तो फर्स्ट स्टेप है लोन रिसीव करने का। हमारे बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जो भी फंड्स रिक्वायरमेंट है वो तो है, उसके लिए हमने लोन लिया है। तो मगर दूसरे उसके बाद में जो प्रोसेस होता है कि हर महीने हमें उसका लोन का जो EMI है वो हमें पे करना पड़ता है। तो लोन का EMI पे करेंगे तो उसके लिए भी हमें हर महीने EMI पे करके उसका इंटरेस्ट कितना गया है और प्रिंसिपल कितना गया है उसका 5% हमें हमारे जो लेजर में एंट्री करनी पड़ती है। चलो देखते हैं तो उसका जो एंट्रीज है हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो है लोन EMI का कैलकुलेटर ऑलरेडी यहाँ पे
मैंने क्रिएट किया है तो हमने 20 लाख रुपए लोन लिया है। यहाँ पे होम लोन लिखा है तो सिर्फ एग्जांपल के लिए होम लोन है, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड कैलकुलेट हम यहाँ पे ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। तो ये बिजनेस लोन है तो 20 लाख रुपए लिया है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% से यहाँ पे कैलकुलेट हो गए कि 10% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। टेन्योर है 10 ईयर्स के लिए, 10% एंड 10 ईयर्स के लिए टेन्योर है। तो उसके लिए जो EMI आने वाला है तो उसका ब्रेकअप है इस प्रकार यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कि EMI आने वाला है 26,430 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे ड्यूरिंग द 10 ईयर 11,71,618 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिला के हमें पे करना पड़ने वाला है 31,71,680 रुपीज़। इतना अमाउंट है। यहाँ पे ब्रेकअप भी दिखाई देता है कि हमारा जो भी टोटल अमाउंट है वो उसमें से इंटरेस्ट प्रोपोर्शन जो है 36% जाने वाला है, वो 63% जो पोर्शन है वो जाने वाला है यहाँ पे पूरा 61%। इस प्रकार से जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटर में दिखाई दे रहे। तो उसके साथ देखेंगे हर महीने जो उसका मंथली EMI है वो कैसे जाने वाला है। मंथली EMI ऐसे जाने वाला है दोस्तों, देखिए अभी फरवरी मंथ में हमने लोन लिया है तो उसका जो 10 साल के लिए 2021 से लेके 2031 तक हम हर महीने उसका जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे करने वाले। तो यहाँ पे है कि 2021 में मार्च महीने में जो हमारा फर्स्ट EMI जाने वाला है। यहाँ पे देखिए कि दोस्तों मार्च महीने जो फर्स्ट EMI है वो जाने वाला, तो उसका जो बाइफरकेशन है इस प्रकार से होने वाला है। तो इसमें कि टोटल जो EMI है, EMI जाने वाले 26,430, उसमें हमें बाइफरकेशन है प्रिंसिपल अमाउंट है वो जाएगा 9,763 और इंटरेस्ट अमाउंट है 16,667। और फर्स्ट EMI जाने के बाद जो अमाउंट बैलेंस है वो रहने वाली 19,90,237 रुपीज़। 20 लाख का लोन लिया है तो इसका अमाउंट ए है। तो उसके लिए हम इसका बाइफरकेशन का एंट्री कैसे करते हैं इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, वो यहाँ पे हम देखेंगे टैली प्राइम में। चलो ठीक है, तो टैली प्राइम में मैं जाता हूँ और आपको जो इंटरेस्ट का EMI का एंट्री है वो हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करने का है, गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर सिलेक्ट करते हैं। वाउचर भी टाइप करो तो यहाँ पे आएगा कि पेमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वाउचर एंट्री में यहाँ पे आपको F5 करके जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करने का है। तो F5 करके जो पेमेंट ऑप्शन है सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देंगी कि आप बैंक पेमेंट करने वाले, कैश से पेमेंट करने वाले या कुछ अदर पेमेंट है। ऑब्वियसली जो बैंक का EMI हो बैंक से ही डिडक्ट होते जाता है, तो बैंक पेमेंट वाउचर में ही हम इसको एंट्री करेंगे। तो एंटर करते हैं बैंक पेमेंट वाउचर। और ये जो EMI है फरवरी में हमने अभी EMI बैंक लिया है तो हमारा हर महीने 10 मार्च से EMI हो जाने वाला है। 10th ऑफ एवरी मंथ है तो हमारा अगला जो EMI 10 मार्च को जाएगा। तो 10 मार्च डेटा हो तो यहाँ पे जो डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा कि लोन, HDFC बैंक से जो लोन लिया है उसको हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा HDFC बैंक में लोन लिया है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे डेबिट अमाउंट कितने वाले आने वाली है, तो अमाउंट जो है आने वाली है कि बैंक से हमारा जो लोन प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होने वाला है 9,763। तो यहाँ पे HDFC बैंक में 9,763 इतना अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो वापस उसके बाद में हमने क्या किया है कि इंटरेस्ट भी पे किया बैंक को। तो इंटरेस्ट बैंक को पे किया है तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट ऑन
अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो लेजर है वो क्रिएट किया है। तो अनसिक्योर्ड लोन के लिए जो इंटरेस्ट है यह यहाँ पे दिखेंगे। तो दिखने के बाद उसका जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो है 16,667 रुपीज़, 16,667 रुपीज़। ऐसे करके टोटल जो अमाउंट है हमारे SBI बैंक से डिडक्ट होने वाला EMI। तो यहाँ से हम जो पूरा टोटल है ऐसा करके 26,430 रुपीज़ है वो यहाँ से कम हुआ है। तो ऐसा है कि 26,430 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है और इसका बाइफरेशन इस टाइप में है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। बैंक डिटेल यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल में वो जो ट्रांसफ़र हुआ है या तो इसके लिए है कि ट्रांसफ़र हुआ है, अदर ऑटोमेटिकली EMI डिडक्ट होके गए, तो इसके ज़रूरत नहीं है कुछ भी इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। यस, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे बिंग EMI डिडक्टेड फ्रॉम SBI बैंक। ऐसा जो है ये जो है EMI का जो एंट्री है वो मैं एंटर करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो EMI की एंट्री है वो भी यहाँ पे एंटर किया है। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि EMI डिडक्ट होने के बाद हमारा जो लोन अकाउंट है वो कैसे दिखता है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाके DAL टाइप कर लेता हूँ और ये HDFC टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे कि HDFC बैंक में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि हमने 20 लाख रुपये जो लोन है वो अमाउंट इतना लिया था। उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है 9763, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था 9763 वो माइनस होने के बाद हमारे पास जो बैलेंस है वो बचा है लोन का 19,90,237 रुपीज़। इस प्रकार से वो माइनस होके ये आया है। देखेंगे कि ये बराबर है क्या नहीं। तो बराबर है देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखो 19,90,237 ये बैलेंस आफ्टर फर्स्ट EMI के बाद में ये बैलेंस यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे भी सेम है कि 19,927 आया है। प्रिंसिपल यहाँ से डिडक्ट कम हो जाता है हमारे अकाउंट से। और दूसरा इफेक्ट जो जाता है वो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। तो इसके लिए हम दूसरा जो लेजर है यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंट्री हो गई है इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन के, यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है यहाँ पे है 16,673। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री किया है उसी प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 16,667 रुपीज़ और टोटल अमाउंट था। तो हमारे EMI हमारे बैंक से गया है 26,406। तो हमसे बैंक से अगर डिडक्ट हो गया है तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा SBI बैंक का अकाउंट, SBI बैंक के अकाउंट जाएगा। तो यहाँ पे भी जो डिडक्ट हुआ है हमारे SBI अकाउंट से वो माइनस हो गए कि 26,430 रुपीज़। इस प्रकार से दोस्तों ये जो पूरी जो लोन लेते हैं और उसका EMI कैसे पेमेंट करते हैं, इस प्रकार से आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में एंट्री जो है वो करनी पड़ती है। बहुत बार ये जो दिक्कतें आती है कि न्यू जो अकाउंटेंट रहेगा, जूनियर अकाउंटेंट रहता है, तो उनको पता नहीं रहता है कि लोन का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग को इस डिडक्ट होने के बाद उसको कौन से ग्रुप में दिखाई देता है। और जो बैलेंस अमाउंट है डिफरेंस 20 लाख लेने के बाद हमारे पास 90 लाख 87,000 ये जमा हो गए थे। बैलेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है वो जो है कि प्रोसेस फीस, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस डिडक्ट करके हमें अमाउंट जो है 19,87,000 रुपीज़ है वो यहाँ पे हमें मिला था।
तो उसका जो अकाउंट है इस प्रकार से आपको करने का है और आपके बुक्स में उसका इम्पैक्ट इस तरह से होने वाला है। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत लोगों को शेयर ज़रूर करने का। थैंक यू सो मच।